Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331 2371 7117 and 2371 7106. And do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरों पर चर्चा करेंगे। आज हम आपके प्रश्नों को भी सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 23314444, 23717117 और 23717106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। जब आप हमें कॉल करें तो अपने रेडियो सेट की आवाज भी धीमी रखें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, सबके पसंदीदा शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, आपका करजोड़ अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित चर्चा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले हेडलाइंस। Yes, the headlines. Benchmark domestic equity indices log strong monthly gains, surges over 4% each. GST collections rise 4.6% over 1.95 lakh crore rupees in October this year, and global crude oil prices register weekly decline. देश के प्रमुख सूचकांकों में मजबूत मासिक वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही सूचकांकों में 4% से अधिक की बढ़त। इस वर्ष अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 4.6% बढ़कर 1,95,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई। The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. निश्चित रुख करते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। देश के शेयर बाजारों के सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने 4 सप्ताह की बढ़त के सिलसिले को तोड़ते हुए मामूली नुकसान के साथ सप्ताह समाप्त किया। बाजारों की शुरुआत सकारात्मक संकेतों से हुई थी, लेकिन मुनाफा वसूली, अमरीकी फेडरल रिजर्व के मौद्रिक रुख और अमरीका चीन व्यापार विकास सहित मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच बुधवार के बाद सूचकांकों ने अपनी गति खो दी। पिछले महीने सेंसेक्स में 4.6% और निफ्टी में 4.5% की वृद्धि हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स सप्ताह के दौरान 273 अंक यानी 0.32% गिरकर 83,939 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 73 अंक यानी 0.28% लुढ़ककर 25,722 पर बंद हुआ। हालांकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार ने अग्रणी सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप सूचकांक में 1% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक सप्ताह के दौरान लगभग 0.7% बढ़ा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में पिछले सप्ताह की बढ़त के विपरीत इस सप्ताह के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 92 पैसे कमजोर होकर 88 रुपये 77 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। And we are joined in by our first caller from Delhi, Gaurav. Gaurav, welcome. वेलकम सर। ये मैं पूछ रहा था कि गोल्ड अभी गिर रहा है, तो एक्चुअली जस्ट ये बूम जो हुई थी गोल्ड की उससे पहले लिया था करीब 10 लाख का, तो अब इसको चेकआउट कर दें कि क्या करें? मतलब ये लिया था, इसका ये लिया था, गोल्ड बॉन्ड लिए थे। आपने गोल्ड बॉन्ड यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया था या गोल्ड ईटीएफ लिया था? अच्छा,
देखिए, इस समय में अगर सोने की अगर मौजूदा कीमत की बात करें, थोड़ी सी जो वैश्विक अनिश्चितता में कमी आई है उसकी वजह से हमने सोने की कीमतों में गिरावट देखी है। लेकिन अभी भी उसमें तेजी का रुख बना हुआ है, क्योंकि दुनिया भर के तमाम केंद्रीय बैंक जो हैं वो अपने स्वर्ण भंडार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो अगर अभी पैसे की जरूरत नहीं है तो आप उसे ना निकालें, उसे रहने दें, और एक टाइम होराइजन जैसे साल भर का अगर आप टाइम होराइजन लेकर के चलें तो शायद आपके लिए और बेहतर मुनाफा हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर इस समय में जैसे जैसे वैश्विक अनिश्चितता कम होगी वैसे वैसे सोने के भाव गिरेंगे। लेकिन इसलिए मैंने आपसे कहा कि साल भर का टाइम होराइजन लेकर के चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शिशिर रायगढ़ से हमारे साथ राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो गुड जी। हेलो जी राजेश जी, हम आपको सुन सकते हैं, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैडम देखिए, मैं जब ये सूरत में था तभी मेरे कुछ शेयर फिजिकल में थे, और जिसका डिविडेंड मैंने लिया नहीं उसके वजह से आईपीएफ में मेरे शेयर निकल गए। हेलो जी जी। हाँ, तो वो अभी मैंने 2 साल से मैं उनको ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो इनके ये डीमैट अकाउंट में जमा नहीं हुए हैं। और इसके बारे में मैंने ना अपना निर्मला सीतारामन जी को भी लेटर डाला था, लेकिन वो लेटर का भी जवाब नहीं आया। और आप उनको बोल नहीं सकते क्या, सीताराम जी को, फाइनेंस मिनिस्टर जी को? राजेश जी, हम आपसे इतना ही आग्रह कर सकते हैं कि आईपीएफ यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और एजुकेशन फंड में एक अभी विशेष अभियान चल रहा है, और ये केवल आईपीएफ का नहीं है बल्कि बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, इन सभी के लिए एक विशेष अभियान चल रहा है। तो आप उस अभियान में जो कॉन्टेक्ट एड्रेस दिए हुए हैं, जो कुछ भी ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस ईमेल आईडी पे जरूर मेल करिए। आपको हो सकता है कि जो आपकी समस्या है उसका समाधान वहां पे हो जाए। नेक्स्ट कॉलर इज केशव फ्रॉम दिल्ली। केशव, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, मैं गोल्ड के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। जैसे कि गोल्ड हमें बताया ये गया है कि एक गोल्ड जो पीले रंग का होता है, एक व्हाइट का होता है, एक पिंक कलर का होता है। क्या इसमें जो गोल्ड है, जो कुछ सामान हम बनवाते हैं या खरीदते हैं, तो उसमें व्हाइट या पिंक या येलो कौन सा महंगा होता है? इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? सोने में जहां तक मेरी समझ है कि सोने का रंग एक ही होता है, वो पीला रंग है। और दूसरी बात यह है कि कैरेट की बात होती है, 18 कैरेट है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, 20 कैरेट है। जैसे जैसे कैरेट होते हैं उस हिसाब से दाम में बदलाव होता है। तो सफ़ेद और गुलाबी रंग का सोना, अब पता नहीं आपने कहाँ से वो सुना है, मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन आपके कहने के बाद हम एक बार फिर रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि ये सोना कहीं है कि नहीं है। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं, निवेश के लिए करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए, या तो आप बिस्किट खरीदिए या फिर आप सोने के जो जिसको कहते हैं कि गिनी होती है, जो सोने की मोहरें होती है, वो खरीदें। गहने खरीद करके आप सोने में निवेश ना करें। और अगर निवेश करना भी चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वो आप ले सकते हैं। तो आप पीले रंग पे ही यकीन करें, पीला रंग काफी शुभ होता है और वो आपके लिए काफी फायदा भी हो सकता है। नेक्स्ट कॉलर इज सुनील फ्रॉम दिल्ली। सुनील, वेलकम। सर नमस्कार, मार्केट मंत्रा टीम। नमस्कार सर। मैं एक है ना गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता हूँ। एक्चुअली में मेरा एक है ना, मैंने अपने 10 नंबर से है ना सर कुछ पैसा इनकम टैक्स में जमा कराया था सर। तो मैंने जो चेक दिया था सर 5,40,000 रुपये का दिया था, लेकिन गलती से जो है ना बैंक ने मेरा 54 लाख रुपया काट लिया सर। वो कहते हैं कि भाई तुमने चालान गलत जनरेट करके भेजा। तो सर वो कहते हैं रिफंड इनिशिएट कर लूँ। मैं रिफंड इनिशिएट करने जाता हूँ तो मेरा सीए कहता है कि भाई आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आपका सारा अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या मैं बैंक के खिलाफ सर ombudsman में जा सकता हूँ सर? नहीं, अगर आपने इनकम टैक्स के पास पैसा जमा करा दिया है, जो आपका पैसा जो आपने कहा कि 54 लाख रुपए, 5,40,000 के बजाय 54 लाख रुपए आपके बैंक से जा चुके हैं, वहां पर बैंक की जवाबदेही नहीं है, यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात है। और देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, आप अगर रिफंड के लिए क्लेम करते हैं तो वही पैसा कटेगा जो आपकी आउटस्टैंडिंग है। अगर कोई टैक्स आपका बकाया है और अगर आप कहें कि 54 लाख रुपए आपका टैक्स बकाया है, तो शायद अलग बात है, वो मुझे नहीं मालूम कि आपके सीए किस आधार पे कर रहे हैं। लेकिन जो समाधान आपके लिए है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें, उसके जरिए आप रिफंड क्लेम करिए। अगर थोड़ा सा भी जो आउटस्टैंडिंग होगा वही कटेगा। 54 लाख रुपए अगर आपका आउटस्टैंडिंग है तो
एक अलग कहानी है। उस सूरत में आप रिटर्न दाखिल करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके लिए ये आउटस्टैंडिंग बकाया है या जो आपका कोई रिफंड बनता है वो तुरंत पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी में जो रिटर्न फाइल करेंगे उसका आप रास्ता अख्तियार करें। बैंक की भूमिका यहाँ पर अब खत्म हो चुकी है। जी बिल्कुल। शिशिर, दिल्ली से हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं। अमित जी, आप कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सभी को। मैं अमित झा बात कर रहा हूँ नई दिल्ली से। शिशिर सिन्हा सर से मेरा प्रश्न ये है सर कि जैसे अभी किसी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर अगर पिछले 8 या 9 महीने के दौरान 52% का ग्रोथ है तो कंपनी के स्टॉक में 166% की वृद्धि कैसे संभव। दूसरा ये कि अभी जो हालिया दिनों में यूएस और अपना इंडो यूएस बायलैटरल टैरिफ के ऊपर जो टॉक्स हुआ है तो क्या आपके हिसाब से वो प्रगति संतोषजनक है। धन्यवाद सर। पहले आपके मैं दूसरे प्रश्न का जवाब दे दूं कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक बातचीत चल रही है और हम सभी को इंतजार है कि कब वो सहमति बनती है, समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। काफी सकारात्मक संकेत हैं क्योंकि अभी आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा कि हम जल्द ही इसके ऊपर समझौता करेंगे। कब होगा ये थोड़ा सा कहना अभी जल्दबाजी होगी और ना ही उसकी तारीख जो है कोई उसकी विधिवत घोषणा की गई है। जहां तक आपका पहला प्रश्न है कि कंपनी का मुनाफा इतना था और उसके शेयरों में इतनी बढ़ोतरी हुई, देखिए शेयरों की चाल जो है ना कई बातों पर निर्भर करती है, केवल कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करती है। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन एक कारण हो सकता है, एक ही कारण नहीं हो सकता। जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ना कि अ और द का, कि ये द फैक्टर है या अ फैक्टर है, तो वो अ फैक्टर है, एक कारण है। इसके अलावा यह संभव है कि मान लीजिए कि उस कंपनी के भविष्य को लेकर के काफी ज्यादा लोग उत्साहित हों, शेयर धारक काफी उत्साहित हों, बाजार में काफी उत्साह हो, या यह भी हो सकता है कि वो कंपनी जिस क्षेत्र में काम कर रही है वहां पर स्थिति काफी अच्छी होने की उम्मीद है। तो ये कई कारण होते हैं जिससे कि कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। केवल और केवल वित्तीय नतीजों के आधार पर आप नहीं कर सकते हैं। ध्यान रहे, एक कारण है, एक ही कारण नहीं है। जी श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं हरियाणा से हमारा अगला सवाल जतिन पूछ रहे हैं। जतिन, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम जी। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया में जैसे अगर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना है तो उसके लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। देखिए जतिन, पहली बात यह है कि क्रिप्टो में आप पैसा लगाना चाहते हैं, उसको तकनीकी भाषा में हमारे देश में उसको वीडीए कहा जाता है, वर्चुअल डिजिटल असेट। और उसके लिए कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, कई ऐसे एक्सचेंजेस हैं जहां पर जैसे आप शेयरों का एक्सचेंज है उसी तरीके से क्रिप्टो का भी एक्सचेंज है। वहां पर आप जाकर के उसकी खरीद फरोख्त कर सकते हैं और बाकायदा आपके बैंक से जो पैसा आपके पास है वो पैसा उसमें जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप खरीदेंगे या बेचेंगे उस पर आपको टीडीएस देना पड़ेगा और यदि उसको बेचने के बाद आपको मुनाफा हुआ तो भले ही आप आयकर की श्रेणी में नहीं आते हैं तो भी 30% की दर से आपको उस पर आयकर चुकाना होगा। तो ये काफी जोखिम भरा निवेश होता है। इसमें पैसा लगाने के बजाय हमारी सलाह इतनी हो सकती है कि जो दूसरे विकल्प हैं उनको अपनाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। दिल्ली से हरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, अपना सवाल पूछिए। सर जी, मैंने ना नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैंने सन 92 में ना कुछ शेयर खरीदे थे जेके लक्ष्मी सीमेंट के, तो वो सर जी 20-22 साल हो गए हैं। थोड़े से जो है ना वो क्या रिलायंस के भी थे, रिलायंस, तो अब जो है ना 20-22 साल से मेरे पास ना तो कोई डिविडेंड आ रहा है, मैं वो घर छोड़ चुका हूँ। अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चले, मुझे क्या करना चाहिए जी। हरीश जी, आपने जब ये शेयर लिए होंगे जिन जिन कंपनियों का आपने जिक्र किया है, आपके पास अगर कोई भी पेपर सर्टिफिकेट हो, चूंकि आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उसको अभी डीमैट नहीं कराया है, तो पहला काम तो आप ये करें कि आप डीमैट अकाउंट खुलवाइए और उसके बाद उस कंपनी, जिन 2 कंपनियों का आपने जिक्र किया वो दोनों कंपनियां अभी चालू हैं, उन दोनों कंपनियों के रजिस्ट्रार को आप एक एक मेल करिए। आप अपने जो पेपर सर्टिफिकेट थे उसकी फोटोकॉपी उसके साथ जरूर अटैच करिएगा और उसको पहले जब आप डीमैट में कन्वर्ट करेंगे, डीमैट में बदलेंगे, तब जाकर के आपके लिए वहां पर निवेश
या जो कुछ भी आपका डिविडेंड बन रहा है वो शायद मिलना शुरू होगा। रहा सवाल कि अगर वो आईपीएफ में चला गया हो, चूंकि नॉर्मली 7 साल का ऐसा टाइम होता है, अगर वो आईपीएफ में चला गया, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में, तो वहां भी आप एक मेल कर सकते हैं। और आपको एक बार फिर हम बता दें अपने तमाम श्रोताओं के लिए कि एक विशेष सप्ताह चल रहा है जहां पर जितने ऐसे बकाये हैं, चाहे वो बैंक में आपका बकाया है, म्यूचुअल फंड में बकाया है, इंश्योरेंस में बकाया है, वहां पर उस योजना का, सरकार की उस पहल का आप फायदा उठा सकते हैं। We have more callers lined up, but we would request them to please bear with us because we'll be getting back to them in a while. And moving on to some other stories in the meanwhile, the US markets, major US indices closed in a positive territory yesterday, led by strong quarterly results of the mega cap tech stock. The Nasdaq Composite Index rose 0.6% and the S&P 500 registered over 0.2%, and the Dow Jones Industrial Average ended 0.1% up. For the week, the Nasdaq surged over 2.2%, Dow climbed 0.75%, and the S&P 500 gained 0.7%. And the US lawmakers have urged President Donald Trump to reconsider his proclamation on H-1B visas, including the US dollar 100,000 fee, asserting that Indian nationals are central to American leadership in IT and AI, and the restrictions will negatively impact the US-India ties. US Representative Jimmy Panetta, along with members of the Congress, Amy Bera, Salud Karbajal, and Julie Johnson, wrote to President Trump on the issue. और भोपाल से निश्चित हमारे साथ शंकर जुड़ रहे हैं। शंकर जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम, नमस्ते शिशिर जी। नमस्कार सर, मेरा सवाल इस साल ये जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 होगा उसमें निफ्टी विल इट बी एबल टू बीट इन्फ्लेशन और इट विल जस्ट कवर अप दैट करेक्ट कैलिब्रेशन प्रोबेबली देयर will be more sale and better revenues. So will it give better result because gold तो बहुत भाग चुका है, गोल्ड में चांस नहीं है ज्यादा पैसा इसलिए बनने का है। शंकर जी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं थी, लेकिन जो आपके सवाल में समझ पाया, पहला आपका प्रश्न था कि जो ब्याज दर में जो भी बदलाव है वो महंगाई दर को पूरी तरह से कवर करेगा कि नहीं। देखिए, इस समय महंगाई दर की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5% के करीब में है और नए महंगाई दर के आंकड़े अगले सप्ताह आएंगे। तो अभी के समय में तो बहुत ज़्यादा परेशानी दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ, अगर कोई भी वैश्विक अनिश्चितता हुई या कोई भी उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव हुआ तो उसका असर क्या होगा वो आगे कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी के समय में महंगाई दर में कमी आते हुए देख रहे हैं और वो ब्याज दर में होने वाले बदलाव को कवर करने के लिए काफी होगा। आपका दूसरा प्रश्न था सोने को लेकर के, जितना जो मैं समझ पाया, देखिए अभी जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सोने में जैसे जैसे वैश्विक अनिश्चितता में कमी आएगी, सोने के भाव में थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन एक लंबे समय का अगर हम एक टाइम होराइजन 1 साल से 3 साल और 3 साल से 5 साल का लेकर के चले तो सोने के भाव में और बढ़ोतरी का अनुमान किया जा सकता है। नेक्स्ट कॉलर इज विजेंदर फ्रॉम दिल्ली। विजेंदर जी। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मार्केट मंत्रा को जॉइन अभी आपने, मैं फौजी हूँ, आपने क्या है कि मतलब जो ये बताया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का, तो मैंने भी सर फौज में इन्वेस्ट किया था और वो दोनों कंपनियां एक्टिव तो हैं, लेकिन कहने का मतलब उनका कोई पता नहीं अभी किसको ये मेल करें। दो विकल्प हैं विजेंद्र जी। पहला तो यह है कि जो आपने कहा कि दोनों कंपनियां एक्टिव हैं, तो उन कंपनियों का जो पंजीकृत पता होगा, आप अगर उनकी वेबसाइट पे देखें, या अगर आपको वेबसाइट नहीं पता है तो आप bseindia.com या nseindia.com पे जाकर के उस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस निकालिए और वहां पर एक ईमेल आईडी होगा, उनको आप भेजिए और जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा, पेपर सर्टिफिकेट है, उसका स्कैन कर कॉपी भेजना ना भूलिए। वहां से पहले आपको समाधान मिल जाता है तो बढ़िया है, अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप आईपीएफ में, चूंकि समय काफी हो चुका है जैसा आपकी बातचीत से लग रहा है, तो फिर आप आईपीएफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में जो ईमेल हेल्पलाइन का है वहां से आप वो मदद ले सकते हैं। शशिर जी, मुंबई से हमारे साथ अमरीश जुड़ रहे हैं। अमरीश जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो, या गुड इवनिंग टू मार्केट मंत्रा टीम। गुड इवनिंग सर, मैं रिसेंटली मेडिक्लेम पॉलिसी लिया है आईसीआईसीआई लंबॉर्ड से। उन्होंने 18% जीएसटी लगाया, हालांकि फॉर मेडिकल
there is no medical policy, there is no GST, correct? Am I right? बिल्कुल। तो आपने ये पॉलिसी 22 सितंबर के पहले ली थी या 22 के बाद ली है? बाद में लिया था। ओके, ठीक है। अक्टूबर में लिया। जी। तो कैसा हैंडल करने का सर? पहली बात कि अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे उस पे 18% की दर से जीएसटी लिया तो दो कारण हो सकते हैं। यदि वो ग्रुप इंश्योरेंस में होगा, यदि आपने कंपनी के ओर से, कंपनी ने आपके बिहाफ में अगर प्रीमियम भरा हो और ग्रुप इंश्योरेंस का हो तो वो 18% उस पर जीएसटी लगेगा। अगर आपने इंडिविजुअली लिया है और उस पर 18% जीएसटी लिया हुआ है तो जो आपका प्रीमियम का रसीद है उसको आप सीबीआईसी को आप भेज सकते हैं और उसके साथ ही साथ आप IRDAI जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है उनको भेज सकते हैं। उनके ऊपर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, क्योंकि व्यक्तिगत जो भी जीवन बीमा है या स्वास्थ्य बीमा है उस पर 0 है। और अगर वो ग्रुप इंश्योरेंस है, याद रखिए कि अगर आपके बिहाफ में कंपनी प्रीमियम पे कर रही है, वो आपके ग्रुप इंश्योरेंस का हिस्सा है, तो वहां पर 18% आपका जीएसटी लगेगा। और दिल्ली से हमारे साथ प्रेमजीत जुड़ रहे हैं। प्रेमजीत जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं। जी नमस्कार सिन्हा जी और सारे मार्केट मंत्र के परिवार को। मैं प्रेमजीत दिल्ली से। नमस्कार सर, मेरा एक सुझाव है और एक क्वेश्चन भी है कि मार्केट मंत्रा पूरे वर्ल्ड में सुना जाता है, क्योंकि मैं वर्ल्ड वाइड घूमता हूँ और विभिन्न देशों में उनको ट्रांसक्रिप्ट करके, लैंग्वेज ट्रांसलेट करके लोग सुनते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। जी तो धन्यवाद। जो भी बातें होती है सर, वो सिर्फ इंडिया तक नहीं है, पूरे ग्लोबली इसका इम्पैक्ट होता है। ये मैंने पर्सनली फील किया, रिसर्च किया है। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे आईडी पे बहुत सारे बैंकों में, क्योंकि मैं देश से बाहर रहता हूँ सालों साल, बहुत सारे ऐसे अकाउंट खुले हुए जो मुझे पता ही नहीं है और काफी उसमें ट्रांजैक्शन हुए हैं, मुझे नोटिफाई होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि इन चीजों को मैं कैसे, कहाँ पर जाकर नोटिफाई कराऊं, किनको कंप्लेन करूं, जो आज तक मुझे पता ही नहीं है। और मेरे नाम पर बैंकिंग में अकाउंट खुले हुए, ट्रांजैक्शन हुए हैं सर, उसके नोटिफिकेशन मुझे आते हैं। तो जरा राय दें सर, इसमें करना क्या है? प्रेमजीत जी, सबसे पहले तो आपने जो बातें कही उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद मार्केट मंत्रा टीम की ओर से। और दूसरी बात जो आपने कही कि आपके नाम पर बहुत सारे बैंक खाते खुले हुए हैं और जिसकी जानकारी आपको नहीं है, बस अलर्ट आ जाता है कि इसमें ये ट्रांजैक्शन हुआ है। मुझे लगता है कि या तो आपके पैन नंबर का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि पैन और आधार के आधार पर ही आपके बैंक खाते खोले जाते हैं और चूंकि पैन और आधार कंबाइंड है, तो आप पहला काम तो ये करिए कि जिन बैंकों से आपके पास अलर्ट आया है उन बैंकों से संपर्क करिए और वहां पता करिए कि ये खाता किसके नाम से है। यदि वो आपके नाम से है, उसमें पता क्या दिया हुआ है और आप उनसे कह सकते हैं कि ये खाता मेरा नहीं है, वो खाता तुरंत बंद हो जाएगा। तो आपको इसमें तुरंत अविलंब, बिना किसी देरी के, आपको उस बैंक से संपर्क करना है जहां से आपके पास ये सारे अलर्ट आ रहे हैं। Yes, and moving on to some other stories. The total gross goods and services tax GST collections grew 4.6% to over 1.95 lakh crore rupees last month as compared to October 2024, despite GST rate cuts implemented on the 22nd of September. The total gross GST revenue in October 2024 was 1.87 lakh crore rupees. The central GST collection last month stood at 36,547 crore rupees and the state GST was at 45,134 crore rupees. The integrated IGST collected amounted to 1,06,443 crore rupees and cess was at 7,812 crores. नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 22 सितंबर को कई क्षेत्रों में वस्तु और सेवा कर जीएसटी दरों में कटौती के साथ जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई थी। देश भर में नागरिकों को इससे लाभ पहुंचा है। सुनिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट कि इन सुधारों से तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। नए जीएसटी सुधारों ने तमिलनाडु के कारीगरों, उद्योगों और निर्यातकों को बड़ी मजबूती दी है। कपड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध तिरुप्पुर निटवियर, कांचीपुरम सिल्क और अन्य जीआई टैग वाले हथकरघा उत्पादों पर भी अब कर को घटाकर 5% किया गया है। इसके साथ ही राज्य के हस्त निर्मित उत्पाद जैसे स्वामी मलाई कांस्य मूर्तियां, पीतल, पत्थर और लकड़ी के शिल्प पर भी कर में बड़ी कटौती हुई है। जीएसटी में कमी होने से हस्तशिल्प उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ ही रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही मछली और समुद्री खाद्य पर जीएसटी 5%
5% कर दिया गया है, जिससे राज्य के मछुआरों को राहत मिली है। इसी प्रकार राज्य के नारियल, रेशा और कायर उद्योग को भी 5% जीएसटी दरों से लाभ हुआ है, जिसमें कायर मैट, रस्सियां और अन्य नारियल के रेशों से बने सामान शामिल हैं। सौम्य और भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। Shishir ji, this uptick in the GST, especially when we talk of this post-cut, post-rationalization GST regime in October, this has seen such an uptick. There were apprehensions, of course, last month when there were discussions all around that the GST could quite dip with the GST cut. Now this uptick, this is quite so heartening and so kind of encouraging. Your views on this? So when we talk about collection in October, that means the consumption took place in the month of September, whether we talk about goods and services. And we need to understand, we need to note here that the GST cut was effective for the last 8 days of September. Yes. So one thing which was apprehended that people are holding back their purchase because Prime Minister announced on August 15 and they were waiting for the date. But that we are not seeing. If the 4.6% growth is there in the gross collection, that means people have done some purchasing. Of course, the full impact will be seen when we have the number for the month of November in the December. So then we will come to know that what will happen to the festive buying. But 4.6% is not a small number, and 1.96 lakh crore, if I remember correctly. Yes. So that number is very encouraging, and that shows that the India's consumption story is picking up. Right. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ मात्र एक कोष नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा में भारत के कार्यबल के विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। नई दिल्ली में ईपीएफओ के 73वें संस्थापना दिवस पर श्री मांडविया ने देश के कार्यबल के सामाजिक और वित्तीय कल्याण को सुनिश्चित करने में ईपीएफओ की ऐतिहासिक भूमिका की सराहना की। उन्होंने संगठन से नए उद्देश्य और दूरदर्शिता के साथ नागरिक केंद्रित सेवा करने का भी आग्रह किया। डॉक्टर मांडविया ने कर्मचारी नामांकन योजना 2025 का भी शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं को स्वेच्छा से पात्र कर्मचारियों की घोषणा और नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना है। And moving on to oil now, oil prices ended higher yesterday but logged weekly losses as expectations of growing supply from the organizations of the petroleum exporting countries and its allies, that is OPEC Plus, weighed on the market sentiment. Additionally, stronger US dollar and weak Chinese manufacturing data compounded the downward momentum. Yesterday, Brent crude futures rose over 0.6% to settle at $64.77 per barrel, while the WTI crude futures added around 0.7% to close at $60.98 per barrel. However, for the week, Brent crude futures dipped nearly 1.8% and the WTI crude futures also lost over 0.8%. Shishirji, talking of oil and all the geopolitical uncertainties that we are seeing, and now this news of the Brent also kind of rising a bit, although a wee bit, 0.6%, and the WTI as well to for around 0.7%, it rose to close at $60. Now coming back to the uncertainties that we are seeing, where do you see this moving? So because when we are seeing sanction against Russian oil, that is affecting the global crude prices. And I believe that in next 6 to 12 months during the winter also we will see some kind of rise in the global crude oil prices. Right. और सिन्हा जी, कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। निश्चित चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर। Yes, thank you so very much, Shishir ji. And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices log strong monthly gains, surges over 4% each. GST collections rise 4.6% to over 1.95 lakh crore rupees in October this year. And the global crude oil prices register weekly decline. And that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.